आर्कटिक की बर्फ और अंटार्कटिक के ग्लेशियरों के पिघलने से पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न और मानवीय गतिविधियों पर अलग अलग प्रभाव किस प्रकार पड़ते हैं। 150 शब्द 10 अंक यूपीएससी सीएसी 2021। प्रस्तावना लगभग 20 शब्द। आर्कटिक की समुद्री बर्फ तथा अंटार्कटिका के स्थलीय ग्लेशियर वैश्विक जलवायु प्रणाली के महत्वपूर्ण घटक हैं। इनके पिघलने से मौसम तथा मानव गतिविधियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं। मुख्य भाग। आर्कटिक की बर्फ पिघलने से मौसम पैटर्न में परिवर्तन। आर्कटिक की समुद्री बर्फ पिघलने से पृथ्वी की अल्बीडो क्षमता घटती है, जिससे अधिक सौर ऊर्जा अवशोषित होती है और वैश्विक तापवृद्धि तेज होती है। इसका प्रभाव जेट स्ट्रीम तथा चरम मौसमी घटनाओं पर भी पड़ता है। आर्कटिक प्रवर्धन इसका प्रमुख उदाहरण है। अंटार्कटिक ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्र स्तर वृद्धि। अंटार्कटिका के स्थलीय ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्र में जल की मात्रा बढ़ती है, जिससे वैश्विक समुद्र स्तर में वृद्धि होती है। इसका सबसे अधिक प्रभाव तटीय क्षेत्रों, द्वीपों तथा निम्न भूभागों पर पड़ता है। थ्वाइट्स ग्लेशियर इस संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। महासागरीय धाराओं पर प्रभाव। ध्रुवीय क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में मीठा जल महासागरों में मिलने से लवणता तथा तापलवन परिसंचरण प्रभावित होता है। इससे वैश्विक महासागरीय धाराओं तथा जलवायु प्रणाली में परिवर्तन की आशंका बढ़ जाती है। अटलांटिक मेरिडियन ओवरटर्निंग सर्कुलेशन एमॉक इसका प्रमुख उदाहरण है। जैव विविधता एवं मानवीय गतिविधियों पर प्रभाव। बर्फ के घटने से ध्रुवीय जीवों के प्राकृतिक आवास सिकुड़ रहे हैं, जिससे उनकी संख्या पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही मत्स्य पालन, पर्यटन, तटीय आजीविका तथा मानव बस्तियां भी प्रभावित हो रही है। ध्रुवीय भालू और एम्परर पेंगुइन इसके प्रमुख उदाहरण हैं। नए अवसर एवं नई चुनौतियां। आर्कटिक में बर्फ कम होने से नॉर्दर्न सी रूट जैसे नए समुद्री मार्ग तथा प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच आसान हो रही है, लेकिन इसके साथ पर्यावरणीय जोखिम, भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा तटीय शहरों पर जलवायु संकट भी बढ़ रहा है। आप विश्व मानचित्र में आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिका, थ्वाइट्स ग्लेशियर, नॉर्दर्न सी रूट तथा अटलांटिक महासागर में एमॉक को दर्शाकर उत्तर को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। वैल्यू एडिशन। आईपीसीसी के अनुसार ध्रुवीय बर्फ का तीव्र ह्रास वैश्विक जलवायु, समुद्र स्तर तथा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए गंभीर खतरा है। आर्कटिक काउंसिल तथा एंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम ध्रुवीय क्षेत्रों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्तमान में बढ़ते समुद्र स्तर के कारण भारत के मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे तटीय शहरों तथा द्वीपीय क्षेत्रों पर भी जोखिम बढ़ रहा है। यद्यपि आर्कटिक में नए आर्थिक अवसर उभर रहे हैं, फिर भी उनके पर्यावरणीय दुष्प्रभाव कहीं अधिक गंभीर माने जाते हैं। निष्कर्ष। लगभग 20 शब्द। आर्कटिक एवं अंटार्कटिक के पिघलने के प्रभाव भिन्न हैं, किंतु दोनों ही वैश्विक जलवायु, समुद्र स्तर तथा मानव जीवन के लिए गंभीर चुनौती प्रस्तुत करते हैं। प्रश्न 23। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा चक्रवात संभावित क्षेत्रों के लिए जारी की गई रंग-कोडित, कलर-कोडेड मौसम चेतावनियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 150 शब्द 10 अंक यूपीएससी सीएसी 2022। प्रस्तावना लगभग 20 शब्द। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) चक्रवात, भारी वर्षा तथा अन्य मौसमीय आपदाओं के दौरान रंग-कोडित चेतावनी प्रणाली जारी करता है, जिससे समय पर तैयारी कर जनधन की हानि को कम किया जा सके। मुख्य भाग। हरा, ग्रीन, कोई खतरा नहीं। हरा रंग सामान्य मौसम की स्थिति को दर्शाता है। इस स्तर पर किसी विशेष खतरे की संभावना नहीं होती और सामान्य गतिविधियां बिना किसी अतिरिक्त सावधानी के जारी रखी जा सकती है। पीला, येलो, सतर्क रहें, बी अपडेटेड। पीला रंग संभावित खराब मौसम का संकेत देता है। इस चरण में लोगों को मौसम संबंधी नवीनतम जानकारी पर ध्यान देने तथा आवश्यक सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है। उदाहरण के लिए, तटीय क्षेत्रों में तेज हवाओं तथा मध्यम वर्षा की संभावना होने पर पीला अलर्ट जारी किया जाता है। नारंगी, ऑरेंज, तैयार रहें, बी प्रिपेयर्ड। नारंगी रंग गंभीर मौसम की आशंका को दर्शाता है। इस स्थिति में प्रशासन तथा नागरिकों को राहत एवं बचाव की तैयारियां पूरी करने तथा आवश्यक एहतियाती कदम उठाने की सलाह दी जाती है। चक्रवात यास के दौरान ओडिशा और पश्चिम बंगाल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। लाल, रेड, कार्रवाई करें, टेक एक्शन। लाल रंग अत्यंत गंभीर मौसम की चेतावनी है। इस स्तर पर तत्काल सुरक्षा उपाय, आवश्यक होने पर निकासी तथा आपदा प्रबंधन की त्वरित कार्रवाई की जाती है। चक्रवात अम्फान के दौरान रेड अलर्ट जारी किया गया था। आपदा जोखिम न्यूनीकरण में महत्व। रंग कोडित चेतावनी प्रणाली समय पर निकासी, राहत एवं बचाव कार्यों, संसाधनों के प्रभावी उपयोग तथा प्रशासनिक समन्वय को सुदृढ़ बनाती है। चक्रवात फानी के दौरान लाखों लोगों को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर जनहानि को काफी हद तक कम किया गया।
आप भारत के मानचित्र में ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर को दर्शाकर उत्तर को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। वैल्यू एडिशन। भारत मौसम विज्ञान विभाग प्रभाव आधारित पूर्वानुमान, इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्टिंग तथा रंग कोडित चेतावनी प्रणाली का उपयोग करता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को आपदा जोखिम न्यूनीकरण का सबसे प्रभावी साधन मानता है। वर्तमान में कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल कैप तथा मोबाइल आधारित मौसम अलर्ट प्रणाली के कारण चेतावनियां अधिक तेज और प्रभावी हुई है। साथ ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA समयबद्ध चेतावनी, सामुदायिक जागरूकता तथा त्वरित निकासी पर विशेष बल देता है। निष्कर्ष। लगभग 20 शब्द। रंग कोडित मौसम चेतावनियां समय पर तैयारी, प्रभावी आपदा प्रबंधन तथा जनधन की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम है, विशेषकर चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में। प्रश्न 24। फ्योर्ड कैसे बनते हैं? ये दुनिया के सबसे खूबसूरत इलाकों में से कुछ क्यों हैं? 150 शब्द 10 अंक UPSC CAC 2023। प्रस्तावना। लगभग 20 शब्द। फ्योर्ड हिमानी अपरदन से निर्मित संकरी, गहरी एवं खड़ी ढाल वाली समुद्री खाड़ियां हैं, जो अपने अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य एवं विशिष्ट पारिस्थितिकी के लिए विश्वविख्यात है। मुख्य भाग। हिमानी अपरदन द्वारा निर्माण। फ्योर्डों का निर्माण हिमानी अपरदन की दीर्घकालिक प्रक्रिया से होता है। हिमयुग के दौरान विशाल हिमनद अपने भार एवं गति के कारण चट्टानों का गहरा अपरदन करते हुए यू आकार की घाटियां बनाते हैं। नॉर्वे के फ्योर्ड इस प्रक्रिया के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। समुद्र स्तर बढ़ने से जल भराव। हिमयुग समाप्त होने पर जब हिमनद पिघलते हैं, तब समुद्र का जल इन गहरी घाटियों में भर जाता है, जिससे फ्योर्डों का निर्माण होता है। सॉग्ने फ्योर्ड विश्व के सबसे बड़े एवं गहरे फ्योर्डों में से एक है। खड़ी चट्टानें एवं जलप्रपात। फ्योर्डों के दोनों ओर ऊंची खड़ी चट्टानें, हिमाच्छादित पर्वत, गहरे जल तथा अनेक जलप्रपात इन्हें अत्यंत मनोहारी बनाते हैं। गेरांगर फ्योर्ड अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता के कारण विश्वभर में प्रसिद्ध है। समृद्ध जैव विविधता एवं विशिष्ट पारिस्थितिकी। फ्योर्डों का गहरा एवं स्वच्छ जल समुद्री जीवों, मछलियों तथा पक्षियों के लिए अनुकूल आवास प्रदान करता है। मिलफोर्ड साउंड इसकी समृद्ध जैव विविधता एवं विशिष्ट पारिस्थितिकी का उत्कृष्ट उदाहरण है। पर्यटन एवं आर्थिक महत्व। फ्योर्ड प्राकृतिक पर्यटन, मत्स्य पालन, जल परिवहन तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। नेरोय फ्योर्ड में पर्यटन स्थानीय लोगों की आजीविका का प्रमुख स्रोत है। आप विश्व मानचित्र में नॉर्वे, सॉग्ने फ्योर्ड, गेरांगर फ्योर्ड, नेरोय फ्योर्ड तथा न्यूजीलैंड के मिलफोर्ड साउंड को दर्शाकर फ्योर्डों के वैश्विक वितरण को स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे उत्तर अधिक प्रभावशाली बनेगा। वैल्यू एडिशन। यूनेस्को ने गेरांगर फ्योर्ड एवं नेरोय फ्योर्ड को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। फ्योर्ड हिमानी स्थलाकृति का उत्कृष्ट उदाहरण माने जाते हैं। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के कारण हिमनदों के तीव्र पिघलने से फ्योर्डों की पारिस्थितिकी तथा समुद्र स्तर दोनों प्रभावित हो रहे हैं। इसी कारण इनके संरक्षण का महत्व लगातार बढ़ रहा है। नॉर्वे को लैंड ऑफ फ्योर्ड्स भी कहा जाता है। निष्कर्ष। लगभग 20 शब्द। फ्योर्ड हिमानी अपरदन की अद्भुत प्राकृतिक देन है। उनका अनुपम सौंदर्य, समृद्ध जैव विविधता तथा आर्थिक महत्व उन्हें विश्व के सबसे आकर्षक प्राकृतिक स्थलों में स्थान दिलाता है। प्रश्न 25। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस और ऑरोरा बोरेलिस, अरोरा बोरियालिस क्या हैं? ये कैसे उत्पन्न होते हैं? 150 शब्द 10 अंक UPSC CAC 2024। प्रस्तावना। लगभग 20 शब्द। ऑरोरा ध्रुवीय क्षेत्रों में दिखाई देने वाली रंग बिरंगी प्राकृतिक प्रकाश घटना है। उत्तरी गोलार्ध में इसे ऑरोरा बोरेलिस तथा दक्षिणी गोलार्ध में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। मुख्य भाग। ऑरोरा बोरेलिस, नॉर्दर्न लाइट्स। ऑरोरा बोरेलिस उत्तरी ध्रुव के निकट ऊपरी वायुमंडल में दिखाई देने वाली रंगीन प्रकाश घटना है। यह मुख्यतः नॉर्वे, कनाडा और आइसलैंड जैसे देशों में अधिक स्पष्ट दिखाई देती है। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, सदर्न लाइट्स। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस दक्षिणी ध्रुव के निकट उत्पन्न होने वाली समान प्राकृतिक प्रकाश घटना है। इसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा अंटार्कटिका के क्षेत्रों में देखा जा सकता है। सौर पवन, सोलर वाइंड की भूमिका। सूर्य से निकलने वाले आवेशित कण, जिन्हें सौर पवन कहा जाता है, पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं। विशेष रूप से सौर ज्वालाएं, सोलर फ्लेयर्स तथा कोरोनल मास इजेक्शन CME के दौरान इन कणों की तीव्रता बढ़ जाती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की भूमिका। पृथ्वी का चुंबक मंडल, मैग्नेटोस्फेयर, इन आवेशित कणों को सीधे पृथ्वी तक पहुंचने से रोकता है और उन्हें ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर मोड़ देता है,
जहां वे ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। वायुमंडलीय गैसों से टकराव। ध्रुवीय क्षेत्रों में पहुंचने पर ये आवेशित कण ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसों से टकराते हैं, जिससे विभिन्न रंगों का प्रकाश उत्पन्न होता है। सामान्यतः ऑक्सीजन से हरा एवं लाल, जबकि नाइट्रोजन से नीला एवं बैंगनी रंग दिखाई देता है। आप विश्व मानचित्र में आर्कटिक क्षेत्र, अंटार्कटिका, नॉर्वे, कनाडा, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड को दर्शाकर ऑरोरा के प्रमुख क्षेत्रों को स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे उत्तर अधिक प्रभावशाली बनेगा। वैल्यू एडिशन। नासा के अनुसार ऑरोरा सौर पवन तथा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की पारस्परिक क्रिया का परिणाम है। नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (NOAA) अंतरिक्ष मौसम की नियमित निगरानी करता है। वर्ष 2024 में तीव्र सौर गतिविधियों के कारण सामान्य से अधिक क्षेत्रों में ऑरोरा दिखाई दिए। सामान्यतः ऑरोरा 80 से 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर आयन मंडल में दिखाई देते हैं। निष्कर्ष। लगभग 20 शब्द। ऑरोरा सूर्य और पृथ्वी के बीच होने वाली अंतरिक्षीय क्रियाओं का अद्भुत उदाहरण है। ये अंतरिक्ष मौसम, चुंबक मंडल तथा पृथ्वी की वायुमंडलीय प्रक्रियाओं को समझने में महत्वपूर्ण बवंडर टॉर्नेडो क्या होता है? अधिकांश बवंडर मैक्सिको की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में ही क्यों देखे जाते हैं? 150 शब्द 10 अंक UPSC CAC 2024। प्रस्तावना। लगभग 20 शब्द। बवंडर अत्यधिक तीव्र गति से घूमने वाला संकीर्ण वायुस्तंभ है, जो क्यूम्यूलोनिम्बस मेद से धरातल तक फैला होता है तथा व्यापक विनाश का कारण बनता है। मुख्य भाग। गर्म एवं आर्द्र वायु की उपलब्धता। मैक्सिको की खाड़ी से निरंतर गर्म एवं आर्द्र वायु उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। यह नमी और ऊष्मा बवंडर बनने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है तथा तीव्र संवहन को बढ़ावा देती है। ठंडी एवं शुष्क वायु से टकराव। उत्तर एवं उत्तर पश्चिम से आने वाली ठंडी तथा शुष्क ध्रुवीय वायु जब दक्षिण से आने वाली गर्म एवं नम वायु से टकराती है, तब वायुमंडल में तीव्र अस्थिरता उत्पन्न होती है, जो बवंडर निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाती है। समतल स्थलाकृति। संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स क्षेत्र में विस्तृत समतल मैदान है। यहाँ पर्वतीय अवरोध न होने के कारण विभिन्न प्रकार की वायु राशियां आसानी से एक दूसरे से टकराती है, जिससे तीव्र संवहनीय गतिविधियां विकसित होती है। सुपरसेल मेघ, सुपरसेल थंडरस्टॉर्म्स। इस क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर पवन कर्तन अत्यधिक पाया जाता है, जिसके कारण सुपरसेल मेघ बनते हैं। अधिकांश शक्तिशाली बवंडर इन्हीं सुपरसेल मेघों से उत्पन्न होते हैं। इसी कारण इस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है। अनुकूल भौगोलिक स्थिति। पूर्व में मैक्सिको की खाड़ी, पश्चिम में रॉकी पर्वत तथा उत्तर से ठंडी और दक्षिण से गर्म वायु के मिलन से यह क्षेत्र बवंडर निर्माण के लिए अत्यंत अनुकूल बन जाता है। टेक्सास और ओक्लाहोमा में इसलिए सबसे अधिक बवंडर देखे जाते हैं। आप उत्तर अमेरिका के मानचित्र में मैक्सिको की खाड़ी, रॉकी पर्वत, ग्रेट प्लेन्स, टॉर्नेडो एली, टेक्सास तथा ओक्लाहोमा को दर्शाकर बवंडरों के निर्माण क्षेत्र को स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे उत्तर अधिक प्रभावशाली बनेगा। वैल्यू एडिशन। नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (NOAA) के अनुसार विश्व में सर्वाधिक बवंडर संयुक्त राज्य अमेरिका में दर्ज किए जाते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO चरम मौसम की घटनाओं के पूर्वानुमान एवं निगरानी को बढ़ावा देता है। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के कारण तीव्र संवहनीय तूफानों के स्वरूप एवं आवृत्ति में संभावित परिवर्तनों पर व्यापक शोध किया जा रहा है। टॉर्नेडो एली को विश्व का सर्वाधिक बवंडर प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। निष्कर्ष। लगभग 20 शब्द। मैक्सिको की खाड़ी के आसपास गर्म आर्द्र एवं ठंडी शुष्क वायु के मिलन, समतल स्थलाकृति तथा अनुकूल पवन परिस्थितियों के कारण अधिकांश बवंडर इसी क्षेत्र में बनते हैं। प्रश्न 27। बादल फटने क्लाउडबर्स्ट की घटना क्या है? समझाइए। 150 शब्द 10 अंक UPSC CAC 2024। प्रस्तावना। लगभग 20 शब्द। बादल फटना अत्यंत कम समय में किसी छोटे भौगोलिक क्षेत्र में होने वाली अत्यधिक वर्षा की घटना है, जिससे अचानक बाढ़, भूस्खलन तथा व्यापक जनधन की हानि हो सकती है। मुख्य भाग। अब बादल फटने का अर्थ। बादल फटना ऐसी स्थिति है जब किसी सीमित क्षेत्र में बहुत कम समय में अत्यधिक वर्षा होती है। इसके कारण जल निकासी व्यवस्था विफल हो जाती है और अचानक बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उत्तराखंड में ऐसी घटनाएं बार बार देखने को मिलती है। निर्माण की प्रक्रिया। गर्म एवं आर्द्र वायु तीव्र संवहन के कारण ऊपर उठती है। ऊंचाई पर तापमान कम होने से जलवाष्प का संघनन होता है और क्यूम्यूलोनिम्बस मेघ विकसित होते हैं। जब ये बादल अत्यधिक मात्रा में जल धारण कर लेते हैं, तब अल्प समय में भारी वर्षा होती है, जिसे बादल फटना कहा जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों की भूमिका।
पर्वतीय क्षेत्रों में वायु पर्वतों से टकराकर तीव्र गति से ऊपर उठती है, जिसे पर्वतीय उत्थान ओरोग्राफिक लिफ्ट कहते हैं। इससे संघनन और वर्षा की तीव्रता बढ़ जाती है। यही कारण है कि हिमालयी क्षेत्र बादल फटने की घटनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील है। पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभाव। बादल फटने से अचानक बाढ़, भूस्खलन, मृदा अपरदन, सड़कों एवं पुलों जैसी अवसंरचना को क्षति तथा जनधन की हानि होती है। 2013 की उत्तराखंड आपदा तथा हाल के हिमाचल प्रदेश के घटनाक्रम इसके प्रमुख उदाहरण हैं। निवारण के उपाय। बादल फटने से होने वाली क्षति को कम करने के लिए सटीक मौसम पूर्वानुमान, डॉपलर मौसम रडार आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, वैज्ञानिक भूमि उपयोग, संवेदनशील क्षेत्रों में नियंत्रित निर्माण तथा प्रभावी आपदा प्रबंधन आवश्यक है। आप भारत के मानचित्र में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी घाट तथा हिमालयी क्षेत्र को दर्शाकर बादल फटने की प्रमुख संवेदनशील पट्टी को स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे उत्तर अधिक प्रभावशाली बनेगा। वैल्यू एडिशन। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार बादल फटना मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाली अत्यधिक स्थानीय वर्षा की घटना है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को आपदा जोखिम न्यूनीकरण का प्रमुख साधन मानता है। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक वर्षा तथा बादल फटने की घटनाओं की आवृत्ति एवं तीव्रता बढ़ने की आशंका व्यक्त की जा रही है। बादल फटना सामान्यतः बहुत छोटे भौगोलिक क्षेत्र में होता है, इसलिए इसका सटीक पूर्वानुमान अभी भी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। निष्कर्ष। लगभग 20 शब्द। बादल फटना स्थानीय स्तर की अत्यंत विनाशकारी मौसमीय घटना है। वैज्ञानिक पूर्वानुमान, सतत पर्वतीय विकास तथा प्रभावी आपदा प्रबंधन से इसके दुष्प्रभावों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। प्रश्न 28। समुद्र की सतह के तापमान में वृद्धि, सी सरफेस टेम्परेचर राइज, क्या है? यह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण को कैसे प्रभावित करती है? 150 शब्द 10 अंक UPSC CAC 2024। प्रस्तावना। लगभग 20 शब्द। समुद्र की सतह के तापमान SST में वृद्धि समुद्र के ऊपरी जल के औसत तापमान में बढ़ोतरी है। यह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण, तीव्रता तथा विनाशकारी क्षमता का प्रमुख निर्धारक है। मुख्य भाग। चक्रवात के लिए ऊर्जा का स्रोत। समुद्र की सतह का तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे वायुमंडल में अधिक जलवाष्प पहुंचती है। इसके संघनन के दौरान मुक्त होने वाली गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट, चक्रवात को निरंतर ऊर्जा प्रदान करती है। बंगाल की खाड़ी इसका प्रमुख उदाहरण है। निम्न दाब प्रणाली का तीव्र विकास। गर्म समुद्री सतह के कारण गर्म एवं नम वायु तीव्र गति से ऊपर उठती है, जिससे सतह पर निम्न दाब गहरा होता जाता है और वह उष्णकटिबंधीय चक्रवात का रूप ले सकता है। चक्रवात अम्फान इसका उदाहरण है। चक्रवात की तीव्रता एवं वर्षा में वृद्धि। उच्च SST के कारण चक्रवात अधिक शक्तिशाली बनते हैं तथा उनके साथ अत्यधिक वर्षा, तेज हवाएं और ऊंची समुद्री लहरें आती है। चक्रवात मोर्चा के दौरान इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा गया। चक्रवातों की आवृत्ति एवं क्षेत्रीय विस्तार। समुद्र के गर्म होने से ऐसे क्षेत्रों में भी तीव्र चक्रवात बनने लगे हैं, जहां पहले इनकी संभावना अपेक्षाकृत कम थी। हाल के वर्षों में अरब सागर में तीव्र चक्रवातों की संख्या में वृद्धि इसका प्रमाण है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। वैश्विक तापवृद्धि के कारण समुद्र की सतह का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे चक्रवातों की विनाशकारी क्षमता तथा तटीय क्षेत्रों की संवेदनशीलता भी बढ़ती जा रही है। चक्रवात ताउते इसका प्रमुख उदाहरण है। आप भारत एवं विश्व के मानचित्र में बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, ओडिशा तट तथा गुजरात तट को दर्शाकर चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों को स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे उत्तर अधिक प्रभावशाली बनेगा। वैल्यू एडिशन। IPCC के अनुसार समुद्र की सतह का बढ़ता तापमान अत्यधिक तीव्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संभावना बढ़ाता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार 26.5 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक SST चक्रवात निर्माण के लिए अनुकूल माना जाता है। हाल के वर्षों में अरब सागर में तीव्र चक्रवातों की संख्या में वृद्धि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की ओर संकेत करती है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) महासागरों के तापमान तथा चक्रवातीय गतिविधियों की निरंतर निगरानी करता है। निष्कर्ष। लगभग 20 शब्द। समुद्र की सतह के तापमान में वृद्धि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को अधिक शक्तिशाली एवं विनाशकारी बना रही है। इसलिए जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कम करना तथा तटीय तैयारी सुदृढ़ करना अत्यंत आवश्यक है। प्रश्न 29। जलवायु परिवर्तन और समुद्र स्तर में वृद्धि किस प्रकार अनेक द्वीपीय राष्ट्रों के अस्तित्व को प्रभावित कर रहे हैं? उदाहरणों सहित चर्चा कीजिए।
150 शब्द 10 अंक यूपीएससी सीएसी 2025। प्रस्तावना लगभग 20 शब्द। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र स्तर में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिससे निम्नस्थलीय द्वीपीय राष्ट्रों के अस्तित्व, अर्थव्यवस्था तथा जनजीवन पर गंभीर संकट उत्पन्न हो रहा है। मुख्य भाग। अब भूमि का जलमग्न होना। समुद्र स्तर बढ़ने से निम्नस्थलीय द्वीप धीरे धीरे जलमग्न हो रहे हैं, जिससे उनके अस्तित्व पर संकट गहराता जा रहा है। मालदीव और तुवालू इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तटीय कटाव एवं विस्थापन। लगातार बढ़ते समुद्र स्तर और ऊंची लहरों के कारण तटीय अपरदन तेज हो रहा है, जिससे लोगों का विस्थापन तथा आजीविका का संकट बढ़ रहा है। किरिबाती इस समस्या से गंभीर रूप से प्रभावित है। मीठे जल का लवणीकरण। समुद्री जल के भूजल में प्रवेश करने से पेयजल स्रोत तथा कृषि भूमि लवणीय होती जा रही है। इससे खाद्य एवं जल सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। मार्शल द्वीप इसका प्रमुख उदाहरण है। जैव विविधता एवं पर्यटन पर प्रभाव। समुद्र के बढ़ते तापमान और स्तर के कारण प्रवाल भित्तियों तथा मैंग्रोव वनों का क्षरण हो रहा है, जिससे मत्स्य पालन, पर्यटन तथा समुद्री जैव विविधता प्रभावित हो रही है। सेशेल्स और मालदीव इस चुनौती का सामना कर रहे हैं। संप्रभुता एवं जलवायु शरणार्थियों की समस्या। भूमि के डूबने से राष्ट्रीय सीमाओं, नागरिकता तथा जलवायु शरणार्थियों की समस्या उभर रही है। अपनी सांस्कृतिक पहचान और संप्रभुता को सुरक्षित रखने के लिए तुवालू ने डिजिटल नेशन की अवधारणा प्रस्तुत की है। आप विश्व मानचित्र में मालदीव, तुवालू, किरिबाती, मार्शल द्वीप तथा सेशेल्स को दर्शाकर समुद्र स्तर वृद्धि से प्रभावित प्रमुख द्वीपीय राष्ट्रों को स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे उत्तर अधिक प्रभावशाली बनेगा। वैल्यू एडिशन। आईपीसीसी के अनुसार समुद्र स्तर में निरंतर वृद्धि निम्नस्थलीय द्वीपीय देशों के लिए अस्तित्वगत खतरा बन चुकी है। अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स AOSIS वैश्विक जलवायु वार्ताओं में छोटे द्वीपीय देशों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। तुवालू द्वारा प्रस्तुत डिजिटल नेशन की अवधारणा जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न नई चुनौतियों का अभिनव समाधान मानी जा रही है। साथ ही पेरिस समझौते का उद्देश्य वैश्विक तापवृद्धि को सीमित कर ऐसे जोखिमों को कम करना है। निष्कर्ष लगभग 20 शब्द। समुद्र स्तर में वृद्धि अनेक द्वीपीय राष्ट्रों के अस्तित्व के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी है। वैश्विक सहयोग, उत्सर्जन में कमी तथा प्रभावी जलवायु अनुकूलन उपाय समय पृथ्वी के महाद्वीपों और महासागरीय बेसिनों के आकार और आकृति में परिवर्तन भूपर्पटी द्रव्यमानों की विवर्तनिक गतियों के कारण कैसे होते हैं, इस पर चर्चा कीजिए। 250 शब्द 15 अंक यूपीएससी सीएसी 2025। प्रस्तावना लगभग 20 शब्द। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की स्थल मंडलीय प्लेटें निरंतर गतिशील हैं। इनकी गति से महाद्वीपों एवं महासागरीय बेसिनों का निर्माण, विस्तार, संकुचन तथा पुनर्संरचना होती रहती है। मुख्य भाग। अपसारी प्लेट सीमाएं, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। जब दो विवर्तनिक प्लेटें एक दूसरे से दूर हटती है, तब मैंटल से मैग्मा ऊपर आकर नया महासागरीय तल बनाता है। इस प्रक्रिया को समुद्र तल प्रसारण, सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहा जाता है, जिससे महासागरीय बेसिनों का विस्तार होता है। मिड अटलांटिक रिज तथा लाल सागर इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अभिसारी प्लेट सीमाएं, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। दो प्लेटों के टकराने पर सबर्क्शन अथवा महाद्वीपीय टक्कर की प्रक्रिया होती है। इससे पर्वत, महासागरीय गर्त तथा द्वीपीय चापों का निर्माण होता है, जिससे महाद्वीपों की आकृति एवं महासागरीय बेसिनों की संरचना में परिवर्तन आता है। हिमालय तथा मारियाना गर्त इसके प्रमुख उदाहरण हैं। रूपांतरण भ्रंश, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। जब दो प्लेटें समानांतर दिशा में एक दूसरे के सापेक्ष खिसकती है, तब रूपांतरण भ्रंश बनते हैं। इन क्षेत्रों में तीव्र भूकंप आते हैं, जिससे भूआकृतियों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। सैन एंड्रियास भ्रंश इसका प्रमुख उदाहरण है। महाद्वीपीय विस्थापन एवं महासागरों का विकास। प्लेटों की निरंतर गति के कारण महाद्वीप समय समय पर अलग होते और पुनः जुड़ते रहते हैं। पेंजिया के विखंडन से अटलांटिक महासागर का विस्तार हुआ, जबकि भविष्य में नए सुपर महाद्वीप के बनने की संभावना व्यक्त की जाती है। ज्वालामुखीय एवं भूकंपीय गतिविधियाँ। विवर्तनिक गतिविधियों के कारण नए द्वीप, पर्वत तथा महासागरीय भूआकृतियों का निर्माण होता है। आइसलैंड तथा जापानी द्वीप समूह ऐसे ही सक्रिय विवर्तनिक क्षेत्रों के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। आप विश्व मानचित्र में मिड अटलांटिक रिज, हिमालय, मारियाना गर्त, सैन एंड्रियास भ्रंश, लाल सागर, आइसलैंड तथा संकेतात्मक रूप से पेंजिया को दर्शाकर प्लेट विवर्तनिकी की प्रमुख प्रक्रियाओं को स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे उत्तर अधिक प्रभावशाली बनेगा। वैल्यू एडिशन। अल्फ्रेड वेगेनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत तथा जॉन टूजो विल्सन के प्लेट विवर्तनिकी संबंधी योगदान ने आधुनिक भूविज्ञान की आधारशिला रखी। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे
USGS के अनुसार पृथ्वी की प्रमुख विवर्तनिक प्लेटें आज भी निरंतर गतिशील हैं। वर्तमान में GPS एवं उपग्रह तकनीक की सहायता से प्लेटों की गति को मिलीमीटर स्तर तक मापा जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रशांत महासागर का रिंग ऑफ फायर विश्व का सर्वाधिक भूकंप एवं ज्वालामुखी सक्रिय क्षेत्र माना जाता है। निष्कर्ष: लगभग 20 शब्द। भूपर्पटी की विवर्तनिक गतियां पृथ्वी की सतह को निरंतर परिवर्तित करती है। यही प्रक्रियाएं महाद्वीपों, महासागरों तथा प्रमुख भूआकृतियों के विकास और परिवर्तन का मूल आधार है। प्रश्न 31। सुनामी क्या होती है? ये कैसे और कहाँ बनती है? इनके क्या परिणाम होते हैं? उदाहरणों सहित समझाइए। 150 शब्द 10 अंक UPSC CAC 2025। प्रस्तावना: लगभग 20 शब्द। सुनामी समुद्र में उत्पन्न अत्यंत लंबी एवं ऊंची तरंगों की श्रृंखला है, जो मुख्यतः समुद्र तल पर होने वाली विवर्तनिक गतिविधियों से उत्पन्न होती है। मुख्य भाग: सुनामी का निर्माण। सुनामी का निर्माण तब होता है जब समुद्र तल पर भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट अथवा समुद्री भूस्खलन के कारण विशाल जलराशि अचानक विस्थापित हो जाती है। यह ऊर्जा समुद्र में तीव्र गति से लंबी तरंगों के रूप में फैलती है। वर्ष 2004 का हिंद महासागर भूकंप एवं सुनामी इसका प्रमुख उदाहरण है। सुनामी बनने के प्रमुख क्षेत्र। सुनामी मुख्यतः अभिसारी प्लेट सीमाओं, सबडक्शन जोन्स में बनती है, जहां एक विवर्तनिक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है। इसलिए प्रशांत महासागर का रिंग ऑफ फायर तथा जापान ट्रेंच विश्व के सबसे अधिक सुनामी प्रवण क्षेत्र हैं। तटीय क्षेत्रों पर प्रभाव। तट के निकट पहुंचने पर सुनामी की ऊंचाई कई गुना बढ़ जाती है, जिससे व्यापक जनधन की हानि, तटीय बाढ़ तथा भवनों, बंदरगाहों और अन्य अवसंरचनाओं का विनाश होता है। वर्ष 2011 की जापान सुनामी इसका प्रमुख उदाहरण है। पर्यावरणीय प्रभाव। सुनामी के कारण मैंग्रोव वन, प्रवाल भित्तियां, कृषि भूमि तथा तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर क्षति पहुंचती है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में इसके प्रभाव स्पष्ट रूप से देखे गए। आपदा न्यूनीकरण के उपाय। सुनामी से होने वाली क्षति को कम करने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, मैंग्रोव संरक्षण, तटीय क्षेत्र नियोजन तथा सामुदायिक जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। भारत में इनकॉस द्वारा सुनामी पूर्व चेतावनी सेवाएं प्रदान की जाती है। आप विश्व एवं भारत के मानचित्र में प्रशांत महासागर का रिंग ऑफ फायर, जापान ट्रेंच, हिंद महासागर, सुमात्रा तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को दर्शाकर सुनामी के प्रमुख उत्पत्ति एवं प्रभावित क्षेत्रों को स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे उत्तर अधिक प्रभावशाली बनेगा। वैल्यू एडिशन। इनकॉस भारत में सुनामी पूर्व चेतावनी सेवा प्रदान करता है। इंटरगवर्नमेंटल ओशनोग्राफी कमीशन (IOC) वैश्विक सुनामी चेतावनी प्रणाली के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्तमान में हिंद महासागर क्षेत्र में सुनामी पूर्व चेतावनी नेटवर्क को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार विश्व की लगभग 80% सुनामी प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में उत्पन्न होती है। निष्कर्ष: लगभग 20 शब्द। सुनामी अत्यंत विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है। प्रभावी पूर्व चेतावनी, तटीय पारिस्थितिकी संरक्षण तथा आपदा तैयारी से इसके दुष्प्रभावों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। प्रश्न 32। ऐसा कहा जाता है कि भारत के पास शेल तेल और गैस के पर्याप्त भंडार हैं, जो देश की जरूरतों को 25 वर्षों तक पूरा कर सकते हैं। हालांकि इन संसाधनों का दोहन प्राथमिकता सूची में नहीं दिखता। उपलब्धता और इससे जुड़े मुद्दों पर आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। 200 शब्द 10 अंक UPSC CAC 2013। प्रस्तावना: लगभग 20 शब्द। शेल तेल एवं शेल गैस अवसादी चट्टानों में पाए जाने वाले अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन संसाधन हैं। भारत में इनके पर्याप्त भंडार होने की संभावना है, किंतु इनका दोहन अनेक चुनौतियों से घिरा हुआ है। मुख्य भाग। अब भारत में शेल तेल एवं गैस की उपलब्धता। भारत के कई अवसादी बेसिनों में शेल तेल एवं शेल गैस की संभावनाएं पाई गई है। कंबे बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन, दामोदर घाटी तथा असमराकान बेसिन इसके प्रमुख क्षेत्र हैं, जो भविष्य में ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ कर सकते हैं। तकनीकी एवं आर्थिक चुनौतियां। शेल संसाधनों के दोहन के लिए हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग तथा क्षैतिज ड्रिलिंग जैसी उन्नत एवं महंगी तकनीकों की आवश्यकता होती है। भारत में इन तकनीकों, विशेषज्ञता तथा निवेश की सीमित उपलब्धता के कारण व्यावसायिक उत्पादन अभी अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। पर्यावरणीय चिंताएं। फ्रैकिंग प्रक्रिया से भूजल प्रदूषण, अत्यधिक जल उपयोग, मीथेन उत्सर्जन तथा सूक्ष्म भूकंप जैसी पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। पेंसिल्वेनिया में फ्रैकिंग से जुड़े विवाद इन जोखिमों को रेखांकित करते हैं। नीतिगत एवं अवसंरचनात्मक बाधाएं। स्पष्ट नीतिगत ढांचे, पाइपलाइन नेटवर्क,
निजी निवेश तथा आधुनिक अवसंरचना की कमी के कारण भारत में शेल संसाधनों का दोहन सीमित बना हुआ है। आलोचनात्मक मूल्यांकन। शेल तेल एवं गैस ऊर्जा आयात पर निर्भरता कम कर ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत कर सकते हैं, किंतु उच्च लागत, पर्यावरणीय जोखिम तथा हरित ऊर्जा की ओर बढ़ते वैश्विक संक्रमण को देखते हुए इनका दोहन संतुलित एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। आप भारत के मानचित्र में कंबे बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन, दामोदर घाटी तथा असमराकान बेसिन को दर्शाकर शेल संसाधनों के प्रमुख क्षेत्रों को स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे उत्तर अधिक प्रभावशाली बनेगा। वैल्यू एडिशन। यूनाइटेड स्टेट्स एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन (EIA) ने भारत को संभावित शेल गैस संसाधनों वाले देशों में शामिल किया है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) ऊर्जा सुरक्षा के साथ स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण पर भी बल देता है। वर्तमान में भारत प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाने तथा हरित ऊर्जा को प्रोत्साहित करने की दिशा में कार्य कर रहा है। इसलिए शेल संसाधनों के दोहन में ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। निष्कर्ष। लगभग 20 शब्द भारत में शेल तेल एवं गैस ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं, किंतु इनके दोहन हेतु पर्यावरणीय संरक्षण, आधुनिक तकनीक तथा संतुलित नीतिगत दृष्टिकोण आवश्यक है। प्रश्न 33। जीवाश्म ईंधन की बढ़ती कमी के कारण भारत में परमाणु ऊर्जा का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत और विश्व में परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल की उपलब्धता पर चर्चा कीजिए। 200 शब्द 10 अंक UPSC CAC 2013। प्रस्तावना। लगभग 20 शब्द। परमाणु ऊर्जा स्वच्छ, विश्वसनीय तथा कम कार्बन उत्सर्जन वाला ऊर्जा स्रोत है। इसके लिए मुख्य कच्चे माल यूरेनियम एवं थोरियम हैं। मुख्य भाग। अब भारत में यूरेनियम की उपलब्धता। भारत में यूरेनियम के भंडार अपेक्षाकृत सीमित है, जिसके कारण परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए आयात पर निर्भरता बनी रहती है। झारखंड का जादूगोड़ा, आंध्र प्रदेश का तुमलापल्ले तथा राजस्थान इसके प्रमुख यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र हैं। भारत में थोरियम की प्रचुरता। भारत विश्व के सबसे समृद्ध थोरियम संसाधनों वाले देशों में से एक है। केरल, तमिलनाडु तथा ओडिशा के तटीय मोनाजाइट बालू में थोरियम के विशाल भंडार उपलब्ध है, जो भविष्य में भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा का आधार बन सकते हैं। विश्व में कच्चे माल की उपलब्धता। विश्व में यूरेनियम के बड़े भंडार कुछ देशों में केंद्रित है। कजाखस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा नामीबिया प्रमुख उत्पादक देश है, जो वैश्विक परमाणु ईंधन आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत के लिए चुनौतियां। भारत को सीमित घरेलू यूरेनियम भंडार, उच्च खनन लागत, पर्यावरणीय चिंताओं तथा संवर्धन तकनीक जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए भारत अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कजाखस्तान एवं कनाडा जैसे देशों से यूरेनियम आयात करता है। भविष्य की संभावनाएं। भारत की 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा योजना दीर्घकाल में थोरियम आधारित ऊर्जा उत्पादन पर आधारित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बार्क) इस दिशा में अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास का नेतृत्व कर रहा है। आप भारत एवं विश्व के मानचित्र में झारखंड का जादूगोड़ा, आंध्र प्रदेश का तुमलापल्ले, केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, कजाखस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा नामीबिया को दर्शाकर परमाणु ईंधन के प्रमुख स्रोतों को स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे उत्तर अधिक प्रभावशाली बनेगा। वैल्यू एडिशन। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के अनुसार परमाणु ऊर्जा कम कार्बन ऊर्जा संक्रमण का महत्वपूर्ण स्रोत है। वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के अनुसार कजाखस्तान विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम की प्राप्ति के लिए परमाणु ऊर्जा क्षमता का विस्तार कर रहा है। होमी जहांगीर भाभा द्वारा प्रस्तावित 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम भारत की थोरियम आधारित ऊर्जा रणनीति की आधारशिला है। निष्कर्ष। लगभग 20 शब्द। भारत में सीमित यूरेनियम तथा प्रचुर थोरियम संसाधन परमाणु ऊर्जा के दीर्घकालिक विकास का आधार है। संतुलित ईंधन नीति एवं तकनीकी प्रगति ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ बनाएगी। प्रश्न 34। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के अत्यधिक विकेंद्रीकृत होने के कारकों का विश्लेषण कीजिए। 100 शब्द 5 अंक UPSC CAC 2013। प्रस्तावना। लगभग 20 शब्द। सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा पारंपरिक उद्योग है। समय के साथ यह कुछ बड़े केंद्रों तक सीमित न रहकर देश के अनेक राज्यों एवं शहरों में फैल गया। मुख्य भाग। कच्चे माल की उपलब्धता। कपास उत्पादक क्षेत्रों के निकट उद्योगों की स्थापना से परिवहन लागत कम हुई। गुजरात और महाराष्ट्र इसके प्रमुख उदाहरण हैं। श्रम की उपलब्धता। सस्ते एवं कुशल श्रमिकों की उपलब्धता ने विभिन्न राज्यों में वस्त्र उद्योग के विकास को गति दी। तिरुपपुर इसका प्रमुख उदाहरण है। परिवहन एवं बिजली का विकास। सड़क, रेल तथा विद्युत सुविधाओं के विस्तार से उद्योग का स्थानीयकरण कम हुआ
और नए क्षेत्रों में उत्पादन संभव हुआ। कोयम्बटूर इसका उदाहरण है। डी सरकारी नीतियां एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहन। सरकार द्वारा पावरलूम, एमएसएमई तथा वस्त्र क्लस्टरों को प्रोत्साहन मिलने से उद्योग का विकेंद्रीकरण बढ़ा। सूरत इसका प्रमुख उदाहरण है। ई बाजार एवं निर्यात की मांग। घरेलू तथा वैश्विक बाजार की बढ़ती मांग ने उत्पादन को अनेक क्षेत्रों में फैलाया। लुधियाना इसका प्रमुख उदाहरण है। आप भारत के मानचित्र में मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, कोयम्बटूर, तिरुपुर तथा लुधियाना को दर्शाकर सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्रों को स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे उत्तर अधिक प्रभावशाली बनेगा। वैल्यू एडिशन। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार वस्त्र उद्योग भारत के सबसे बड़े रोजगार प्रदाताओं में से एक है। वर्तमान में पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क स्कीम के माध्यम से वस्त्र उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता एवं वैश्विक निर्यात क्षमता को बढ़ावा दिया जा रहा है। निष्कर्ष। लगभग 20 शब्द। कच्चे माल, श्रम, परिवहन, सरकारी प्रोत्साहन तथा बाजार की उपलब्धता ने भारत के सूती वस्त्र उद्योग को अत्यधिक विकेंद्रीकृत एवं प्रतिस्पर्धी बनाया है। प्रश्न 35। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भारत के दक्षिणी राज्यों में नई चीनी मिलें खोलने का चलन बढ़ रहा है? औचित्य सहित चर्चा करें। 100 शब्द 5 अंक यूपीएससी सीएसी 2013। प्रस्तावना। लगभग 20 शब्द। भारत में चीनी उद्योग परंपरागत रूप से उत्तर भारत में केंद्रित था, किंतु हाल के वर्षों में दक्षिणी राज्यों में नई चीनी मिलों की स्थापना की प्रवृत्ति बढ़ी है। मुख्य भाग। अधिक सुक्रोज पुनर्प्राप्ति। दक्षिण भारत की उष्ण जलवायु के कारण गन्ने में सुक्रोज की मात्रा अधिक होती है, जिससे चीनी की रिकवरी बेहतर होती है। महाराष्ट्र और कर्नाटक इसके प्रमुख उदाहरण हैं। बी लंबी पेराई अवधि। दक्षिण भारत में पाला नहीं पड़ता, इसलिए गन्ने की पेराई अवधि अपेक्षाकृत अधिक रहती है और मिलों की कार्यक्षमता बढ़ती है। तमिलनाडु इसका उदाहरण है। सी सिंचाई एवं आधुनिक कृषि। बेहतर सिंचाई सुविधाओं तथा उन्नत गन्ना किस्मों के उपयोग से उत्पादन और उत्पादकता दोनों में वृद्धि हुई है। आंध्र प्रदेश इसका प्रमुख उदाहरण है। डी सहकारी मॉडल एवं आधुनिक तकनीक। विशेषकर महाराष्ट्र में सहकारी चीनी मिलों तथा आधुनिक तकनीक ने उद्योग के विकास और विस्तार को गति दी है। ई आलोचनात्मक दृष्टिकोण। फिर भी उत्तर प्रदेश आज भी देश का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य है, इसलिए दक्षिण की ओर उद्योग का विस्तार एक क्रमिक परिवर्तन है, न कि उत्तर भारत का पूर्ण प्रतिस्थापन। आप भारत के मानचित्र में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश को दर्शाकर प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों को स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे उत्तर अधिक प्रभावशाली बनेगा। वैल्यू एडिशन। नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज के अनुसार दक्षिण भारत की चीनी मिलों की दक्षता अपेक्षाकृत अधिक मानी जाती है। वर्तमान में एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम, एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम ने चीनी उद्योग को अतिरिक्त बाजार एवं नई आर्थिक संभावनाएं प्रदान की हैं। निष्कर्ष। लगभग 20 शब्द। दक्षिण भारत में अनुकूल जलवायु, अधिक सुक्रोज पुनर्प्राप्ति, लंबी पेराई अवधि तथा आधुनिक प्रबंधन के कारण नई चीनी मिलों की स्थापना बढ़ी है, जबकि उत्तर भारत का महत्व अभी भी बरकरार है। प्रश्न 36। भारत उभरते प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध अफ्रीका के आर्थिक परिदृश्य में अपनी स्थिति को किस प्रकार देखता है? 150 शब्द 10 अंक यूपीएससी सीएसी 2014। प्रस्तावना। लगभग 20 शब्द। अफ्रीका खनिज, ऊर्जा, कृषि तथा मानव संसाधनों से समृद्ध महाद्वीप है। भारत इसे ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश तथा दक्षिण-दक्षिण सहयोग के महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में देखता है। मुख्य भाग। ऊर्जा एवं खनिज सुरक्षा। भारत अपनी बढ़ती ऊर्जा एवं खनिज आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अफ्रीकी देशों के साथ सहयोग को मजबूत कर रहा है। नाइजीरिया से कच्चे तेल तथा मोजाम्बिक से प्राकृतिक गैस एवं अन्य रणनीतिक खनिजों की आपूर्ति इस सहयोग का प्रमुख आधार है। बी व्यापार एवं निवेश। भारतीय कंपनियां अफ्रीका में खनन, दूरसंचार, औषधि, ऊर्जा तथा अवसंरचना क्षेत्रों में निवेश कर रही है। टाटा समूह तथा भारती एयरटेल की उपस्थिति भारत के बढ़ते आर्थिक संबंधों को दर्शाती है। सी कृषि एवं खाद्य सुरक्षा। भारत कृषि तकनीक, सिंचाई, खाद्य प्रसंस्करण तथा कृषि निवेश के माध्यम से अफ्रीकी देशों की खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने में सहयोग कर रहा है। इथियोपिया में भारतीय कृषि निवेश इसका प्रमुख उदाहरण है। डी विकास साझेदारी एवं क्षमता निर्माण। भारत शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल तकनीक तथा कौशल विकास के क्षेत्रों में क्षमता निर्माण पर विशेष बल देता है। भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम ITEC इसके प्रमुख माध्यमों में से एक है। ई रणनीतिक एवं भूराजनीतिक महत्व। अफ्रीका के साथ सहयोग भारत की ग्लोबल साउथ, हिंद महासागर तथा इंडो पैसिफिक नीति को सुदृढ़ करता है।
भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन ने इस रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा प्रदान की है। आप विश्व मानचित्र में नाइजीरिया, मोजाम्बिक, इथियोपिया, दक्षिण अफ्रीका तथा हिंद महासागर को दर्शाकर भारत अफ्रीका सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे उत्तर अधिक प्रभावशाली बनेगा। वैल्यू एडिशन। अफ्रीकी विकास बैंक AFDB के अनुसार अफ्रीका प्राकृतिक संसाधनों तथा युवा जनसंख्या के कारण तीव्र आर्थिक विकास की क्षमता रखता है। अफ्रीकी संघ, अफ्रीकन यूनियन और भारत के बीच बहुआयामी सहयोग लगातार बढ़ रहा है। G20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन 2023 में अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिससे भारत की ग्लोबल साउथ नेतृत्व की भूमिका और मजबूत हुई। निष्कर्ष: लगभग 20 शब्द। भारत अफ्रीका को केवल संसाधनों का स्रोत नहीं, बल्कि दीर्घकालिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा तथा रणनीतिक साझेदारी का विश्वसनीय सहयोगी मानता है। प्रश्न 37। विश्व में संसाधन संकट से निपटने के लिए महासागरों के विभिन्न संसाधनों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, जिनका उपयोग किया जा सकता है। 150 शब्द 10 अंक UPSC CAC 2014। प्रस्तावना: लगभग 20 शब्द। महासागर पृथ्वी के सबसे बड़े प्राकृतिक संसाधन भंडार हैं। इनके ऊर्जा, खनिज, जैव एवं जल संसाधनों का सतत उपयोग वैश्विक संसाधन संकट के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मुख्य भाग: ऊर्जा संसाधन। महासागरों से अपतटीय तेल एवं प्राकृतिक गैस के साथ साथ ज्वारीय, तरंग तथा अपतटीय पवन ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। ये जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने में सहायक है। मुंबई हाई इसका प्रमुख उदाहरण है। बी खनिज संसाधन। महासागरों के तल में उपलब्ध पॉलीमेटैलिक नोड्यूल, कोबाल्ट, निकेल, मैंगनीज तथा दुर्लभ खनिज भविष्य की औद्योगिक एवं हरित प्रौद्योगिकियों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। मध्य हिंद महासागर बेसिन इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सी जैव संसाधन एवं मत्स्य पालन। महासागर खाद्य सुरक्षा, औषधि, जैव प्रौद्योगिकी तथा मत्स्य संसाधनों का प्रमुख स्रोत है। अरब सागर के समृद्ध मत्स्य संसाधन भारत की अर्थव्यवस्था एवं पोषण सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। डी समुद्री जल का विलवनीकरण। समुद्री जल को विलवनीकरण द्वारा मीठे जल में परिवर्तित कर जल संकट को कम किया जा सकता है। चेन्नई के विलवनीकरण संयंत्र इसका सफल उदाहरण है। ई आलोचनात्मक मूल्यांकन। यद्यपि महासागरीय संसाधन भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है, लेकिन अत्यधिक दोहन, गहरे समुद्री खनन, प्रदूषण तथा जैव विविधता के ह्रास जैसी चुनौतियां भी गंभीर हैं। इसलिए ब्लू इकोनॉमी एवं सतत संसाधन प्रबंधन का दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। आप भारत एवं विश्व के मानचित्र में मुंबई हाई, मध्य हिंद महासागर बेसिन, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी तथा चेन्नई को दर्शाकर महासागरीय संसाधनों के प्रमुख क्षेत्रों को स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे उत्तर अधिक प्रभावशाली बनेगा। वैल्यू एडिशन। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के अनुसार अपतटीय ऊर्जा भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण स्रोत है। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी IOC गहरे समुद्री खनन को विनियमित करता है। भारत की डीप ओशन मिशन समुद्री खनिजों, जैव संसाधनों तथा गहरे समुद्र की प्रौद्योगिकियों के सतत विकास को बढ़ावा दे रही है। महासागरीय संसाधनों का दोहन पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA तथा सतत विकास के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। निष्कर्ष: लगभग 20 शब्द। महासागरीय संसाधन वैश्विक संसाधन संकट के समाधान का महत्वपूर्ण आधार है, किंतु उनका उपयोग पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास के सिद्धांतों के विश्व में लौह एवं इस्पात उद्योग के स्थानिक स्वरूप में हुए परिवर्तन का कारण बताइए। 150 शब्द 10 अंक UPSC CAC 2014। प्रस्तावना: लगभग 20 शब्द। लौह एवं इस्पात उद्योग प्रारंभ में कोयला तथा लौह अयस्क क्षेत्रों के निकट स्थापित होता था, किंतु तकनीकी, आर्थिक एवं वैश्विक परिवर्तनों के कारण इसका स्थानिक स्वरूप बदल गया है। मुख्य भाग: कच्चे माल से बाजार की ओर स्थानांतरण। परिवहन एवं समुद्री ढुलाई की लागत कम होने से अब इस्पात उद्योग कच्चे माल के स्रोतों की बजाय बड़े उपभोक्ता बाजारों तथा बंदरगाहों के निकट स्थापित होने लगे हैं। शंघाई इसका प्रमुख उदाहरण है। बी तकनीकी विकास। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस EAF तथा स्क्रैप आधारित उत्पादन तकनीक के विकास से उद्योग की कोयला क्षेत्रों पर निर्भरता कम हुई है। जापान ने आधुनिक तकनीकों के माध्यम से इस परिवर्तन का सफल उदाहरण प्रस्तुत किया है। सी वैश्वीकरण एवं बंदरगाह आधारित उद्योग। वैश्वीकरण तथा कच्चे माल के आयात निर्यात की सुविधा के कारण तटीय एवं बंदरगाह आधारित इस्पात संयंत्रों का विकास हुआ है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र इसका प्रमुख उदाहरण है। डी विकासशील देशों का उदय। सस्ते श्रम, बढ़ती घरेलू मांग,
सरकारी प्रोत्साहन तथा तीव्र औद्योगिकीकरण के कारण इस्पात उद्योग का केंद्र यूरोप एवं अमेरिका से एशिया की ओर स्थानांतरित हुआ है। चीन और भारत इसके प्रमुख उदाहरण हैं। पर्यावरणीय एवं ऊर्जा संबंधी कारण। वर्तमान में कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए हरित इस्पात, ग्रीन स्टील तथा हाइड्रोजन आधारित उत्पादन तकनीकों को अपनाया जा रहा है। स्वीडन की हाइब्रिड परियोजना इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। आप विश्व मानचित्र में चीन, जापान, भारत के विशाखापट्टनम, जर्मनी के रूर क्षेत्र, अमेरिका के ग्रेट लेक्स क्षेत्र तथा स्वीडन को दर्शाकर लौह एवं इस्पात उद्योग के बदलते स्थानिक स्वरूप को स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे उत्तर अधिक प्रभावशाली बनेगा। वैल्यू एडिशन। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार एशिया वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक क्षेत्र है तथा चीन सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) हरित इस्पात उत्पादन के लिए हाइड्रोजन आधारित तकनीकों को बढ़ावा दे रहा है। भारत की नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी भविष्य में हरित इस्पात उत्पादन को गति प्रदान करेगी। निष्कर्ष। लगभग 20 शब्द। तकनीकी प्रगति, वैश्वीकरण, बाजार की निकटता तथा पर्यावरणीय आवश्यकताओं ने विश्व में लौह एवं इस्पात उद्योग के स्थानिक स्वरूप को व्यापक रूप से परिवर्तित कर दिया है। प्रश्न 39। उपजाऊ मिट्टी और पर्याप्त जल उपलब्धता के बावजूद भारत में हरित क्रांति पूर्वी क्षेत्र को लगभग क्यों नजरअंदाज कर गई? 150 शब्द 10 अंक UPSC CAC 2014। प्रस्तावना। लगभग 20 शब्द। हरित क्रांति ने भारत में खाद्यान्न उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की, किंतु इसका लाभ मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत तक सीमित रहा। पूर्वी भारत पर्याप्त प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं कर सका। मुख्य भाग। सिंचाई अवसंरचना का अभाव। यद्यपि पूर्वी भारत में पर्याप्त वर्षा होती है, फिर भी नियंत्रित सिंचाई सुविधाओं, नहरों तथा भूजल प्रबंधन का विकास सीमित रहा। बिहार इसका प्रमुख उदाहरण है। बाढ़ एवं जलभराव की समस्या। पूर्वी भारत में बार बार आने वाली बाढ़ तथा जलभराव की समस्या ने उच्च उपज वाली किस्मों HYV के सफल विस्तार में बाधा उत्पन्न की। कोसी नदी का बाढ़ क्षेत्र इसका प्रमुख उदाहरण है। जोतों का छोटा आकार एवं भूमि विखंडन। छोटे एवं बिखरे हुए कृषि जोतों के कारण आधुनिक कृषि तकनीकों, यंत्रीकरण तथा उन्नत कृषि निवेश को अपनाना कठिन रहा। पश्चिम बंगाल इस स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। निवेश एवं संस्थागत सहायता की कमी। उन्नत बीज, उर्वरक, कृषि ऋण, विपणन सुविधाएं तथा कृषि विस्तार सेवाओं का पर्याप्त विकास नहीं हो सका। ओडिशा में भी ऐसी चुनौतियां देखी गईं। सरकारी प्राथमिकता उत्तर पश्चिम क्षेत्र। हरित क्रांति के प्रारंभिक चरण में बेहतर सिंचाई, विकसित बाजार तथा अनुकूल अवसंरचना के कारण सरकारी निवेश पंजाब और हरियाणा में अधिक केंद्रित रहा, जिससे पूर्वी भारत अपेक्षाकृत पीछे रह गया। आप भारत के मानचित्र में बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, पंजाब, हरियाणा तथा कोसी नदी को दर्शाकर हरित क्रांति के क्षेत्रीय असंतुलन को स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे उत्तर अधिक प्रभावशाली बनेगा। वैल्यू एडिशन। नीति आयोग ने पूर्वी भारत में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए सिंचाई एवं कृषि अवसंरचना को सुदृढ़ करने पर बल दिया है। केंद्र सरकार की ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया BGREI योजना का उद्देश्य पूर्वी राज्यों में हरित क्रांति का विस्तार करना है। वर्तमान में जलवायु स्मार्ट कृषि, सूक्ष्म सिंचाई तथा आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देकर इस क्षेत्र की कृषि क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। निष्कर्ष। लगभग 20 शब्द। पूर्वी भारत में प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं थी, बल्कि अवसंरचना, संस्थागत समर्थन तथा नीतिगत प्राथमिकताओं की कमी के कारण हरित क्रांति का लाभ सीमित रहा। प्रश्न 40। भारत में स्मार्ट शहरों का अस्तित्व स्मार्ट गांवों के बिना संभव नहीं है। ग्रामीण शहरी एकीकरण के संदर्भ में इस कथन की चर्चा कीजिए। 200 शब्द 12.5 अंक UPSC CAC 2015। प्रस्तावना। लगभग 20 शब्द। स्मार्ट शहर तभी टिकाऊ एवं समावेशी बन सकते हैं, जब उनके आसपास के गांव भी आधुनिक अवसंरचना, डिजिटल सेवाओं तथा आर्थिक अवसरों से सशक्त हों। यही ग्रामीण शहरी एकीकरण का आधार है। मुख्य भाग। अनियंत्रित पलायन में कमी। यदि स्मार्ट गांवों में रोजगार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं तथा स्थानीय उद्यमों के अवसर उपलब्ध होंगे, तो शहरों की ओर अनियंत्रित पलायन कम होगा और शहरी अवसंरचना पर दबाव घटेगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन इसी दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। संतुलित क्षेत्रीय विकास। सड़क, बिजली, जलापूर्ति तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीच विकास का अंतर कम होगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने ग्रामीण संपर्क बढ़ाकर इस प्रक्रिया को गति दी है। कृषि एवं शहरी अर्थव्यवस्था का एकीकरण। बेहतर भंडारण, शीत श्रृंखला,
परिवहन तथा डिजिटल बाजारों के माध्यम से किसानों को उचित मूल्य मिलता है और शहरों को कृषि उत्पादों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित होती है। इनाम इसका प्रमुख उदाहरण है। डिजिटल एवं सामाजिक समावेशन, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, ई-गवर्नेंस, डिजिटल शिक्षा, टेलीमेडिसिन तथा ऑनलाइन सेवाएं ग्रामीण शहरी अंतर को कम करती है। भारतनेट इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। चुनौतियां एवं आगे की राह, वित्तीय संसाधनों की कमी, डिजिटल विभाजन, प्रशासनिक समन्वय तथा संस्थागत क्षमता जैसी चुनौतियों को दूर कर स्मार्ट सिटीज मिशन, डिजिटल इंडिया, पीएम गति शक्ति तथा रुर्बान मिशन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना आवश्यक है। आप भारत के मानचित्र में दिल्ली एनसीआर, मुंबई पुणे कॉरिडोर, बेंगलुरु, अहमदाबाद तथा पूर्वी एवं पश्चिमी समर्पित माल गलियारों को दर्शाकर ग्रामीण शहरी एकीकरण के प्रमुख विकास क्षेत्रों को स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे उत्तर अधिक प्रभावशाली बनेगा। वैल्यू एडिशन, नीति आयोग ने ग्रामीण शहरी निरंतरता, रूरल अर्बन कंटिन्यूअम को संतुलित विकास का आधार माना है। संयुक्त राष्ट्र मानव बस्तियां कार्यक्रम अनहैबिटेट समावेशी एवं सतत ग्रामीण शहरी नियोजन पर बल देता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने तथा अनुच्छेद 243 जी पंचायतों को स्थानीय विकास संबंधी अधिकार प्रदान करने का संवैधानिक आधार उपलब्ध कराते हैं। वर्तमान में पीएम गति शक्ति, भारतनेट तथा रुर्बन मिशन इस एकीकरण को और सुदृढ़ कर रहे हैं। निष्कर्ष, लगभग 20 शब्द। स्मार्ट गांव और स्मार्ट शहर एक दूसरे के पूरक है। दोनों का समन्वित विकास ही संतुलित क्षेत्रीय विकास, समावेशी वृद्धि तथा आत्मनिर्भर भारत की मजबूत आधारशिला बन सकता है। प्रश्न 22।